नमस्कार, मैं हूं अब्दुल कवी और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज लाइव। आज हम चर्चा करेंगे जो योगी सरकार ने जो एक आदेश दिया है कि हमारे प्रदेश में जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों में स्कूल में 50 से कम विद्यार्थी हैं, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। तो इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अशोक अवस्थी जी हैं, जो बहुत जल्द अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दीपक वाजपेयी जी हैं, जो कांग्रेस के वक्ता हैं। मनीष तिवारी जी, वो भी अभी कनेक्ट कर रहे हैं। मनीष तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हैं। और आचार्य प्रमोद शर्मा जी हैं, जो वो आरएसएस से हैं। इसके साथ ही शफीक अहमद खान आजाद समाज पार्टी के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव। और अरविंद जी, जो अभी कुछ किसी मीटिंग में है, थोड़ी देर में वो भी हमको ज्वाइन करेंगे। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आचार्य जी के पास जाऊंगा। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सरकार ने ये आदेश दिया है कि स्कूलों में, जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। तो क्या ये छात्र संख्या कम होना, इसके लिए आप उसको दोष विद्यालय को दे सकते हैं, या सरकार की नीतियां, जो शिक्षा नीति है, इसके लिए आप जिम्मेदार मानते हैं उनको? नहीं, एक्चुअली कवि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सभी को। और जो प्रश्न आपने किया है कि सरकार की नीतियां शायद गलत हैं, आपका प्रश्न ये है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का कोई भी निर्णय और उनका कोई भी उद्देश्य गलत नहीं है। उन्होंने अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कैसे हों, इस पे विचार किया है। और इसी के नाते उन्होंने ये व्यवस्था की है कि जहाँ पे कम बच्चे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे टीचर भी उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा जहाँ पे शिक्षक पूरे हैं वहाँ पे उन बच्चों को भी मर्ज कर दिया जाए, ताकि बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके। अशोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अशोक अवस्थी जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के चलते जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार दुरुपयोग न हो, व्यवस्था ठीक हो और शिक्षा का गुणवत्ता अच्छी हो, इस विषय पे काम कर रही है। और जो आप लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करने का अभिप्राय और कोई नहीं है। सरकार की ये नीति है कि हमारे यहाँ जहाँ बच्चे कम हैं, स्टाफ है नहीं, तो जहाँ स्टाफ है, जो शिक्षक हमारे जहाँ पर पर्याप्त हैं, तो उन कम बच्चों को वहां पे मर्ज कर दिया जाएगा। तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, तो उनकी देखरेख अच्छी होती रहेगी। सर, शिक्षा की गुणवत्ता तो स्कूलों की जो हालात हैं उनको सही करके भी सरकार कर सकती है, तो मर्ज करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि जो भी लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। अभिभावक सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या हम जो शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर करके वहां पे टीचर्स के साथ में इस तरह से उसको नहीं कर सकते थे? नहीं, देखिए, एक पैटर्न बन गया, इसमें एक ट्रेंड बना है। जो गांव का गरीब खेतिहर किसान है, उसके भी जो परिवार का एकीकरण हुआ है, जो परिवार का संयुक्तपन खत्म हुआ है, उसका परिणाम यह है कि बच्चों को इस प्रकार की परवरिश दे रहा है। बाकी हमारे आज भी हम लोग तो प्राइमरी विद्यालय के ही पढ़े हैं, हमने भी कॉन्वेंट में पढ़ाया है। लेकिन यदि इन बच्चों को हमने कॉन्वेंट के बजाय इन स्कूलों से पढ़ाया होता और जितना पैसा मैंने खर्च किया है उनके ऊपर ध्यान दिया होता, तो शायद इससे बढ़िया वो पढ़ के निकले होते। ऐसा नहीं, सरकार ने हमारे विद्यालयों का जो कायाकल्प किया है, तो मॉडर्न स्कूलों को फेल कर दिया है। जो ये कॉन्वेंट स्कूल बने, इनकी सबकी व्यवस्थाओं को फेल कर दिया है। हमारे विद्यालय, सरकार ने विद्यालयों का कायाकल्प करके, विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस दे करके, बच्चों को मिड डे दे करके, इस प्रकार से एक पहल की है जो ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था।
दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसी मुद्दे पे आपसे भी जानना चाहूंगा आपके विचार, और उसके बाद मैं शफीक जी के पास चलूंगा। अशोक अवस्थी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जी आपकी इतनी ही अच्छी गुणवत्ता थी एजुकेशन की, तो कितने आईएएस, कितने आईपीएस और कितने विधायक हैं जिनके बच्चे इन सरकारी विद्यालयों में हैं? कितने शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं जिनके सरकारी विद्यालय में बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं? और कितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कितने प्रतिशत जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में? जी, आंकड़ा कोई। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये मेरे पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, नहीं मैं आंकड़ा भी आपको देता। मैं और कह रहा हूं कि आप एक भी नाम आप गिनवा दीजिए, एक विधायक का, एक भी नहीं, विधायक का, एक भी अपने कार्यकर्ता का, कि आपका ऐसा वरिष्ठ जिले में ही, मैं आपसे चुनौती भैया, से कहता हूं, ये आपके जिले ये में हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर के जिला महामंत्री या जिले के स्तर के जो भी हैं, जो आपकी पार्टी के, जी तो क्या आप जी इसमें बता सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति का भी हम बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है वर्तमान में? जी हम आपसे परिचय से हमारा आपका परिचय नहीं हो पाया है। जी, नहीं, परिचय के लिए रिश्तेदारी हमें नहीं करनी है। मैं डॉक्टर केशव पंडित हूं और इस समय चैनल पर, पैनल पर मैं जुड़ा हुआ हूं आपके साथ में। तो यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस चर्चा में आप जुड़े हैं और उसी चर्चा में मैं जुड़ा हूं। अवस्थी साहब। अब्दुल कबीर साहब, आप आगे बढ़ाएं। जी जी, मैं दीपक जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आज के समय में जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, जो वहाँ पे शिक्षा नीति लागू की गई है, क्या उसकी वजह से ये स्कूल्स बंद हो रहे हैं? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या शिक्षा नीति को बेहतर करके उन स्कूलों को और अच्छा बनाकर और अच्छे टीचर्स को वहाँ पे रख के इस तरह से किया जा सकता था कि स्कूल बंद न करने की नौबत नहीं है? दीपक जी। कवि जी नमस्कार। नमस्कार। सभी पार्टियों से आए हुए प्रवक्ताओं को नमस्कार। कवि जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आज की जो हमारी सरकार है वो कौन सी श्रेणी में आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरी कहावत के माध्यम से। पुरखों ने जो बनाया है, जो बना के हमें सौंप के गए हैं, उसको नष्ट करना, उसको बेचना, उसको निजीकरण की ओर ढकेलना, अपने चहेते पूंजीपतियों को सौंपना, उनकी जेबें भरना, इस सरकार की नीति और नीयत है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों को यहां बैठा रखा है, मैं दोनों से जानना चाहता हूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, देश में शिक्षा की स्थिति क्या थी? उनको शायद जानकारी न हो तो मैं बता दूं कि उस समय साक्षरता की दर मात्र 14% हुआ करती थी। विद्यालय थे नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे अपने गांव में पेड़ के नीचे स्कूल लगा करता था। कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गांव-गांव स्कूल बनवाए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई गई और शिक्षा व्यवस्था को गांव-गांव, गरीब तक पहुंचाने का काम किया गया। आप इस बात पर गौर करें, अभी चर्चा में यह विषय भी आया, मेरे शायद आपके चैनल के साथी ने उठाया कि कितने विधायकों के, कितने बड़े लोगों के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं। अगर उनके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते होते तो समस्या ही नहीं थी। समस्या यह है, यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस देश से गरीबों को मिटा देना चाहती है, क्योंकि उन विद्यालयों में सिर्फ गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। उनको शिक्षा से कैसे वंचित किया जाए, वो शिक्षित होकर अपना अधिकार न मांगने लगे, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो जाएं, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। मैं आरोप लगाता हूं इस सरकार की नीति और नीयत ये है, इसलिए इन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। मेरी शर्मा जी थोड़ा 1 मिनट और बोल लेने दीजिए, वरना क्या कारण है कि किसी
किसी गांव सभा में 3 विद्यालय हैं, 4 विद्यालय हैं, चारों में संख्या 50 से कम होने के कारण उनको बंद किया जा रहा है और उनको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूसरे विद्यालय में उनका विलय किया जा रहा है। मुझे बताइए, उन गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे किस प्रकार से, किस साधन से उन 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर वहां पढ़ने के लिए जा पाएंगे? इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं, ये सरकार गरीबों को, निर्धनों को, दलितों को, वंचितों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। इसलिए उनकी राह में बाधाएं खड़ी करने के लिए इन विद्यालयों को बंद करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा शफीक जी, क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार नहीं है? मैं यहाँ पे पैनल पे इस वक्त 3 लोग मौजूद हैं जो अलग अलग पार्टी से हैं। क्या हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा है? नहीं, अगर हम कवि जी, एक मिनट मैं दीपक जी को एक मिनट जवाब देना चाहता था। शर्मा जी, 1 मिनट हमको भी बोलने का मौका दीजिए। चलिए, इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, मैं उसको साबित कर सकता हूँ। सरकार इसलिए जिम्मेदार है, आज लगभग 8 साल यूपी में बीजेपी की सरकार हो गए। इससे पहले शिक्षक, मैं भी प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ, आज वकालत कर रहा हूँ, एक गांव से आया हूँ, बहुत ही पिछड़े गांव से आकर के और प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके उसके बाद में आज मैं वकालत कर रहा हूँ और शहर में मेरी पत्नी सभासद है। आपको बता दूं, 16 मई 2025 को एक तानाशाही सरकारी आदेश आता है कि 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएं। 8 सालों में सरकार ने किया क्या? कितना बजट दिया, कितना शिक्षा को, सरकारी शिक्षा को कितना प्रोत्साहित किया? क्या ये कोई जवाब दे सकता है? अब तो प्रवक्ता ही नहीं है बीजेपी के। 8 सालों में केवल सरकार का पैसा धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे खर्च किया गया। मैं बजट भी आंकड़े में बता सकता हूं। अब केवल आप ये बताइए, आप एक शिक्षा नीति लाए, उसके आधार पे आपने एक तानाशाही आदेश दे दिया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कानून क्यों नहीं बदला? जो संविधान की अनुच्छेद 21 ये है, उस पे प्रहार है, उस पे जो है क्या कहते हैं, पूरा अटैक किया गया इस सरकार के द्वारा और कहा उसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों, आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, मौलिक अधिकार है उसका। ये देख लीजिए संविधान में है ये, और ये संविधान गारंटी देता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसी को 2002 छियासवें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। और आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार, सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग जानते होंगे ये बात, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी ये मानदंडों का उल्लंघन करता है। उसके मानदंडों का ये आदेश, तानाशाही आदेश उल्लंघन करता है। और जो है क्या कहते हैं, जिसके तहत जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल होना अनिवार्य है। 1 किलोमीटर के ऊपर स्कूल नहीं होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी है। दूसरी बात, अब आपको बताऊं हुआ क्या। कोविड में थोड़ा बच्चे कम हुए, मानता हूं कम हुए। उसके बाद में कोविड के बाद का जो आंकड़ा है, कोविड के बाद का आंकड़ा यह है कि 2000 केवल जो है क्या कहते हैं, आप इस बात पे कहेंगे कि स्कूलों में नामांकन कम है, इसलिए जो है क्या कहते हैं स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं या स्कूलों को सीमित किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कोविड के बाद में 2023-24 का जो नामांकन, 2022 और 23 का कोविड के बाद का जो नामांकन आंकड़ा है वो 1,92,00,000 है। एक प्राइमरी स्कूलों का जो नामांकन है वो 1,92,00,000 है। उसके बाद में आंकड़ा घट गया, फिर घटा। 23-24 में 1,68,00,000 क्यों हुआ? 24-25 में 1,48,00,000 कैसे हुआ? 25-26 में 1 करोड़ के आसपास क्यों हो गया? अब ये सरकार शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा से कोई लगाव नहीं है। ये जो है केवल
जो है क्या कहते हैं, इनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा पे बजट की अगर बात की जाए तो शिक्षा पे बजट जो दिया है 2024 और 25 में, वो केवल 1.51% दिया है, जो और सबसे कम। और अगर देखा जाए, ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो बजट दिया है 8,923.17 लाख करोड़ रुपया दिया है। तो यहाँ पे सरकार ये नहीं चाहती है कि दबे कुचले एससी ओबीसी माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के लोग पढ़ लिख पाए। सरकार का एक मकसद है कि दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पढ़ ना पाए और केवल गुलामी करते रहे। आपको अगर शिक्षा ही अगर कुछ करना ही था तो आप अच्छी बिल्डिंग देते, अच्छी क्लास देते, स्मार्ट क्लास देते, आईसीटी उपकरण देते, शैक्षणिक सामग्री जैसे संसाधन देते, अच्छे टीचर देते। मैं उस पे भी आऊंगा। अभी मैं आचार्य प्रमोद जी से पूछना चाहूंगा कि अब तक जो शिक्षा है उसके लिए सरकार ने जागरूक किया, उसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार ने क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। प्रमोद जी। एक मिनट, मैं दीपक जी की बात का जवाब देना चाह रहा था। पहले दीपक जी ने सवाल उठाया था कि 1947 के बाद कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ अच्छा पढ़ाया। उस बहुत कुछ अच्छा में हमने जो पढ़ा, हम लोगों ने उसी टाइम पढ़ा है। उस टाइम पे औरंगजेब को महान बताया गया, ये हम लोगों को पढ़ाया गया, जो शायद गलत पढ़ाया गया। अकबर को महान पढ़ा दिया गया, ये भी गलत ही पढ़ाया गया। आज की सरकार पढ़ाना चाहती है कि महाराणा प्रताप कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन कर थी। रहा हूँ आज की शिक्षा नीति के बारे में। हम अभी यहाँ पे ठीक है, इतिहास के बारे में मैं बात उस नहीं पर कर भी रहे आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन जो पढ़ाया हमें गया, तो हम ये इस सरकार पर जो आरोप लग रहा है, अभी सफीक भाई भी कह रहे हैं कि कुछ धार्मिक उस पर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो बात धर्म की नहीं। जो हमारी शिक्षा नीतियां सरकार ने बनाई है, सरकार ने पुस्तकें फ्री में उपलब्ध कराई हैं, बैग निःशुल्क दे रहा है सरकार, ड्रेस निःशुल्क दे रही सरकार, सरकार कोई भी पैसा नहीं ले रही है फीस के नाम पे। अब उसके बावजूद, और जो शिक्षक जितने भी विद्यालय चल रहे हैं प्राइवेट, मैं इस बात का दावा करता हूं कि प्राइवेट किसी भी विद्यालय में टीचर उतना योग्य नहीं है जितना कि सरकारी विद्यालय में। अब एक समस्या आ जाती है समाज का भरोसा। समाज को कांग्रेस ने हमेशा से मिसगाइड किया है, कांग्रेस ने गलत मार्गदर्शन किया है। अभी भी कांग्रेस का ये कहना है कि जो विद्यालय बंद हो जाएंगे तो इन बच्चों को पढ़ाई पर रोक लग जाएगी, या उनका जो भी खिलाफ वो कांग्रेस अनुसूची कर रही है। जबकि उन्हें यह बताना चाहिए कि जहां कम बच्चे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, हम उन बच्चों को एक जगह एकत्र कर रहे हैं जहां पे ज्यादा शिक्षक हैं, ताकि विधिवत पढ़ाई हो पाए। और यदि वो भवन खाली हो रहा है तो वहां पे कुछ सरकारी और ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो समाज हित में हो। ये बात कांग्रेस को भी बताना चाहिए, मालूम है उसको, लेकिन कांग्रेस ये नहीं बताती कि सरकार अच्छा क्या कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा अच्छे का विरोध किया है और बुराई का साथ दिया। अशोक जी वापस आ चुके हैं हमारे बीच, और अशोक जी से मैं वही सवाल करूंगा कि अशोक जी आप बताएं कि सरकार ने क्या जो अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको जागरूक करने के लिए और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई हैं जिससे कि विद्यार्थी अपने स्कूल से प्यार करें और लोग जो अभिभावक हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना शुरू करें, वहां से उनको उन्नति का रास्ता मिले। अच्छा, हम एक जानकारी चाहेंगे आपसे, जो हमसे बात पहले कर रहे थे वो कौन थे साहब? उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दूंगा मैं। अच्छा, मुलाकात करवा देंगे। हमारी सरकार की एक कोई ऐसी खामी बताओ जिससे देश की जीडीपी पे कोई असर हुआ हो, माइनस गए हों,
कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इतने मेडिकल कॉलेज बन गए, ये हमारी सरकार की उपलब्धि नहीं है। जो लोग बोलते हैं क्या इनकी समझ में नहीं आता है? लेकिन किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं। हमेशा उस व्यक्ति को या उस पार्टी को, उस सरकार को हमेशा सराहना करना चाहिए जिसने समाज हित के लिए काम अच्छा किया हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सर बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि सरकार ने जो विद्यालयों को मर्ज करने का जो एक फैसला लिया है, जो आदेश आया है, उसमें क्या इस चीज को जो अभिभावक हैं, जो आपके जो टीचर्स हैं, उनके साथ में किसी तरह का कोई वार्ता हुई है या इस चीज को उठाया गया है कि जी अगर कोई बच्चा है वहां से 5 किलोमीटर दूर अगर कोई स्कूल है तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले दूसरे तीसरे क्लास का बच्चा कैसे जा सकता है? नहीं, बात ये नहीं। देखिए, हमारे बच्चे अपने आप किसी के बच्चे नहीं जाते हैं। हर अभिभावक इतना आजकल संजीदा हो गया है कि अपने बच्चों को स्वयं स्कूल तक ले जाता है और बच्चे को लाता है। ये हमारी आज समय में इतनी महती आवश्यकता पड़ गई है और ये सबको दिखता है बहुत दूर से। ये प्राइमरी स्कूलों का जो कायाकल्प किया गया, आज स्कूल देखने आप जाइए, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। कॉन्वेंट स्कूल फेल हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों के सामने जब हमारी बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग, सीटिंग प्लान इतनी गजब की है, हमने फिर काम किस विषय पे नहीं किया? हमने तो शिक्षा नीति को, जब हमारा स्कूल भवन अच्छा होगा, बैठने की व्यवस्था अच्छी होगी, पुस्तकों की व्यवस्था हम करेंगे, बच्चे के पास ड्रेस होगी, उसको हम डिसिप्लिन में लाने का काम करेंगे, तो हमारी व्यवस्था शिक्षा नीति तो अच्छी होगी ही। ये गलत लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, इतना माइनस चले गए, उतना माइनस। अरे माइनस कहाँ चले गए, हम तो प्लस में हैं। आज देश का जो गौरव बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, और हर व्यक्ति शिक्षित है और जो शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हम एक फोन आ जाता जी दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। कवि जी, मैं प्रमोद शर्मा जी ने मेरी बात का उत्तर दिया था, मैं उसमें ही कुछ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। ये आरएसएस और भाजपा के जो हमारे मित्र हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं। दरअसल ये जन की बात सुनते नहीं, सिर्फ मन की बात करते हैं। मैंने पढ़ाया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने 1947 के बाद शिक्षा के स्तर को, शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। एक तो यह समस्या है कि दूसरे की सुनना नहीं, सिर्फ मन की बात कहना। दूसरा, इनके यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि किसी भी विषय पर डिबेट आप बैठा लीजिए, वो बिना औरंगजेब, बिना बाबर, बिना अकबर, बिना हिंदुस्तान, बिना पाकिस्तान, बिना हिंदू, बिना मुसलमान पूरी नहीं हो सकती। हम लोग बैठे बात करने के लिए है कि ये जो प्राथमिक विद्यालयों, 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद करके उनका विलय किया जा रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे, अच्छे या बुरे, हम लोग इस पर चर्चा पर बैठे हैं। लेकिन बात को भटकाने के लिए, ताकि मूल विषय से हम लोग भटक जाएं, आदरणीय शर्मा जी हमारे उसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें सड़क से उतरने नहीं दूंगा। शर्मा जी, उसी पे चलना होगा। हमारे दूसरे आपके प्रवक्ता, हमारे छोटे भाई अशोक अवस्थी जी, दुनिया के काम गिना गए और बड़ा गौरव बढ़ने की बात कर दी, बड़ा खर्चा करने की बात कर दी। वही तो समस्या आ रही है कि आप खर्चा नहीं कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर। अगर कर रहे होते तो क्या कारण है कि अगर किसी विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं, उनको मर्ज क्यों कर रहे हैं? अगर इतने सुंदर भवन आप बना रहे हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, आप दोनों ने स्वीकार किया शिक्षकों की कमी है, तो भाई शिक्षकों की कमी है क्यों? क्या सरकार के पास शिक्षक भर्ती का पैसा नहीं है, या हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड शिक्षक नहीं रह गए हैं? लाखों करोड़ों बीएड बीटीसी बेरोजगार घूम रहे हैं भर्ती के लिए, सरकार की लाठियां खा रहे हैं। आप उन्हें भर्ती करिए, उन्हें इन विद्यालयों में भेजिए।
सरकार की नीति होती है और थी। और यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं सिर्फ अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, आपकी पार्टी के भी पूर्ववर्ती सरकार जो 2001 में थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और खुले दिल से स्वीकार करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था और 2004 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमने उसे स्वीकार करते हुए पूरी गति के साथ, पूरी ताकत के साथ उसे आगे बढ़ाने का काम किया और उसके बजट को 5 गुना 6 गुना तक हमने दिया 2014 तक। और उसके बाद में जो स्थितियां पैदा होनी शुरू हुई धीरे धीरे करके, अब वो विद्यालय आपको खटकने लगे। अरे भाई, वो इमारतें बनी खड़ी हैं, उन इमारतों का आप क्या करेंगे? आप विलय कर देंगे, बच्चे को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पहुंचा देंगे। हमारे साथी अशोक अवस्थी जी कह रहे थे, आज सारे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। आप वकील हैं, आप कचहरी जाने के पहले बच्चे को स्कूल छोड़ आए। शर्मा जी मान लीजिए कोई दूसरा काम करते हैं, ये लोग, आप लोग समर्थ हैं, हम लोग भी समर्थ हैं, लेकिन उन प्राथमिक विद्यालयों में कौन बच्चे पढ़ते हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान देने की और विचार करने की आवश्यकता है। उनमें मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता गन्ना गुड़ाई करने जाएंगे, आजकल मूंगफली की गुड़ाई करने जाएंगे, या बच्चों को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर छोड़ने जाएंगे और उनको लेने जाएंगे। गांव में बच्चों की पढ़ने की उम्र भी कुछ ज्यादा हो जाती है। कक्षा 5 में पढ़ने वाली बच्चियां भी 14-14, 15-15 साल की कुछ एक हो जाती है। और आपकी सरकार में महिला सुरक्षा की और बच्चियों की सुरक्षा की जो स्थिति है, आए दिन जो अखबारों में छपता है, जो चलता है, दिखता है, उसको भी देख लीजिए। उस पर भी विचार करने की जरूरत है कि वो बच्चियां 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगर पैदल चलकर पढ़ने जाएंगी तो उनकी परेशानी का जिम्मेदार कौन होगा, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा। विषय पर रहते हुए इन समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ना कि ये बताने की कि हमने वहां पर्दे अच्छे लगवा दिए और उसकी पुताई बढ़िया करा दी। अच्छा किया, करा दी, कराना भी चाहिए, और हमेशा से होती आ रही हैं, आपको नया काम नहीं कर रहे, ये हमेशा से होता आया है। एक स्कूल से लाखों स्कूल हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1,11,614 प्राथमिक विद्यालय है। ये 8 साल में नहीं बन गए हैं। इनको बनाने के लिए सालों साल तमाम सरकारों ने मेहनत की है और उनकी परिकल्पना थी कि हम प्रत्येक गांव में एक विद्यालय खोलेंगे, चाहे वहां एक बच्चा पढ़ने वाला हो, चाहे 10 बच्चा हो, चाहे 100 बच्चे हो। शिक्षा का अधिकार कानून इसीलिए लाया गया था कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। उसको शिक्षा हमें देनी है, सुविधाजनक रूप से देनी है। इसीलिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी ताकि बच्चों को परेशानी न हो। तो बात नीति और नियत की आ जाती है, उसी पर मेरा प्रश्न है, उसी पर मैं सवाल उठा रहा हूँ। ये जो हमारे विद्वान प्रवक्ता शर्मा जी बच्चों की इन समस्याओं पर, इन बुनियादी दिक्कतों पर प्रकाश डालने का काम करेंगे और मैं बड़ी उत्सुकता से उनका उत्तर सुनना चाहता हूँ। इस निवेदन के साथ शर्मा जी विषय पर रहिए। जी बिल्कुल। जो आपने आदेश किया है कि बच्चों की शिक्षा के पे चर्चा की जाए, जी बड़े भाई हैं आप, आदेश ही ठीक है। और एक घटना आपने बताई कि 12 साल 14 साल के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी घटनाएं रोज अखबार में छप रही हैं। आप शुक्र मनाइए कि ये भाजपा की सरकार है माननीय योगी जी की, कि जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं और घटना करने वाला जो दुष्ट है उसको सजा मिल रही है। आज के पीछे की जो सरकारें रही हैं, उनकी सरकारों में कभी कुकृत्य करने वाला पकड़ा ही नहीं जाता था, बल्कि सरकारों का हमेशा उनका हाथ रहता था, इसलिए वो छपता नहीं था। और एक आपने अच्छी बात कही है जी, एक मिनट देना चाहूंगा, फिर वहीं पर आपने बात पकड़ ली। मैंने छपने और उसकी बात नहीं कही, हमने कहा खबरें आ रही हैं, छपता तो तब था, नहीं बिल्कुल कहाँ छपता है, कभी स्कूलों पर भी आज डिबेट जो है, ये आज डिबेट
क्राइम की डिबेट नहीं है। आज नहीं, डिबेट है जो है नहीं। ये क्राइम की डिबेट नहीं है। अखबार में छपता है, अखबार में आज नहीं डिबेट है कि आप स्कूल नहीं चला पा रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं। ये समस्या नहीं है। विद्यालय, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, उस अच्छा बनाने की श्रेणी में बच्चों का अगर फ्यूचर आप अच्छा करना चाहते हैं वर्मा जी, तो केवल एक अच्छी सवाल का बिल्डिंग, जवाब अच्छी दीजिए। कक्षाएं दीजिए, जिस बच्चे स्मार्ट को क्लास दीजिए, अपने गांव के बजाय 5 आईसीटी उपकरण किलोमीटर दीजिए। दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था क्या है उसकी, केवल इतना बताइए। सरकार की देखिए व्यवस्थाएं हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे विद्यालय रहे, इससे पिछले हमारी योगी जी की सरकार जब से बनी है तब लगभग 2.5 लाख शिक्षक भर्ती हुआ है। अब ये 2.5 लाख शिक्षक क्यों भर्ती हुआ है? क्योंकि उनकी आवश्यकता थी। वो बीएड करके घूम रहे थे जो खाली, जिन्होंने आपने बताया, तो हमारी सरकार ने भर्ती किया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और अच्छी शिक्षा मिल भी रही है। लेकिन एक समस्या ये आ जाती है कि जहां पे बात आई, सरकार ने सर्वे किया कि कम बच्चे हैं। अब कम बच्चे हैं, जो हमारा मानक है गवर्नमेंट का कि प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक होने चाहिए, तो चूंकि 50 बच्चे हैं, अब तो 5 शिक्षक वहां शायद रख पाना कठिन होगा। इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि उन बच्चों के बगल के विद्यालय में एडजस्ट कर दिया जाए, जहां पे अगर कोई टीचर कम है शिक्षक, तो वो शिक्षक भी वहां एडजस्ट किया जाएगा और वहां उनको बेहतर पढ़ाई मिल सके। और वकील साहब ने एक बात कही है कि मॉडर्नाइज कर दिया जाए विद्यालय। अमेठी का एक विद्यालय है, आप सर्च करिए मिल जाएगा। अमेठी के एक विद्यालय में भी मैं कल ही देख रहा था न्यूज, जिसको पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज किया गया है। वहां कुछ भी बिना कंप्यूटर से पढ़ाया नहीं जाता। पूरा, जिसको कहते हैं आप स्मार्ट क्लास, जो बड़े बच्चों के लिए लागू होता है, लेकिन उन्होंने प्राथमिक से जूनियर विद्यालय में उसको स्मार्ट क्लास बना दिया है। तो ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर रही है, काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। हाँ, ये है कहीं हो सकता है कि जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां पहले किया जाता है, और जहां कम आवश्यकता है उसके हिसाब से किया जाएगा। ऐसा किया जाना सरकार में शर्मा जी, जी। अगर यही सोच एक करके एक पहली सरकार चली होती कि बच्चे कम हैं इसलिए उनको मर्ज कर दिया जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आजादी के बाद पूरे देश की साक्षरता दर ही 14% थी। उस समय जो विद्यालय खोले जा रहे थे उनमें कितने बच्चे आते थे? तो इन विद्यालयों का विस्तार कैसे हुआ होता? अगर यही सोच लेकर चले होते तो आज उत्तर प्रदेश में 1,11,614 प्राथमिक विद्यालय नहीं बने होते मान्यवर। तो फिर एक न्याय पंचायत में या एक ब्लॉक में 2-4 विद्यालय बन गए होते और वहीं सब जाके पढ़ते। गांव-गांव शिक्षा का विस्तार हो, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, जागरूक हो, समझदार हो, हमारे देश का भविष्य शिक्षित हो, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करने की योजना बनाई गई थी और उसके लिए गांव-गांव स्कूल खोले गए थे। तो यूपी में विद्यालय पहले कहा था 1,16,000 नहीं, ये होती है यूपी में विद्यालय 1,40,000 की संपत्ति को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों की मंशा ये होती है कि हम इसको बेचकर खा जाएंगे। तो आपकी, मैं सरकार की इस नियत पर सवाल उठा रहा हूं कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा ही सोचा होता तो इतने विद्यालय बने कैसे होते? क्या आप एक मिनट हम भी चाहेंगे। क्या आप अशोक जी अभी आपके पास आता है। सरकार को गलत असल में हम बात चाहूंगा। एक मिनट सुन लीजिए। असल हम डिस्कनेक्ट होने वाले, हमारा मोबाइल बैठने वाला, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम एक सवाल अपना जवाब दे दें। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था और उसके तहत भी देश में हजारों विद्यालय बनाए गए थे और तमाम काम शिक्षा के क्षेत्र पर हुआ था। मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं। क्या फिर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को और उनके निर्णय को गलत ठहराना चाहते हैं? अगर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, जवाब देंगे, उसके बाद में वाजपेयी जी सही थे, थोड़ा सा समय शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और उस काम को कांग्रेस पार्टी ने बखूबी आगे बढ़ाया, उसका बजट 5 गुना 6 गुना किया। या फिर योगी जी सही हैं जो उन विद्यालयों को इकट्ठा करके उनका विलय करके उसका केंद्रीकरण कर देना चाहते हैं ताकि आम एक छोटे गरीब आदमी के बच्चे को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़े। दीपक जी आपकी बात आ गई है। अब मैं अशोक अवस्थी जी के पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा
अशोक अवस्थी जी। जी, असल में हम आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि पहली बात तो आपके इस चैनल में हम लोगों को आज आने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। दूसरी चीज ये है कि हम बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ताकि हमारी बैटरी बैठने वाली है। और निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय बड़े भाई दादाजी ने कहा है, ये सरकार जो होती है उस सरकार का दायित्व होता है देश की बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए और अपने जिले जवार की बेहतरी करने के लिए हर जो जहाँ का नुमाइंदा होता है, जो सरकार में बैठे लोग होते हुए उनकी अहम जिम्मेवारी होती है। हर सरकार अपना काम अच्छा करती है, जो सरकार आती है उसका ये होता है उद्देश्य कि हम जो बेहतर माहौल था उसको भी और बेहतरीन करूं। उस बेहतरीन करने के लिए हमारे योगी जी ने प्रदेश में जो व्यवस्था खड़ी कर दी है वो काबिले तारीफ है। और एक विपक्ष को मौका चाहिए होता है कि कुछ उल्टा ही बोलने का, तो हम इसको अन्यथा मत लीजिएगा। बहुत दिन से जो लोग सत्ता से बहुत दूर हैं उन लोगों की ये बौखलाहट है कि हम कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाएं और एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से मनगढ़ंत शब्दों का एक जाल बना दें जिससे कि हम दिखने लगें। और कोई बात नहीं है, आदरणीय दादाजी इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जो सरकार होती है उसका एक विजन ही होता है कि हम बेहतर माहौल तैयार करें। अशोक जी, जी दादा। अशोक जी, सत्ता से जी दूर इस दादा। देश की जनता ने 60 साल आपको रखा था, हमको नहीं। हमको सत्ता से गए हुए अभी 11 साल हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज, मैं कोई जी अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपसे बहुत सीधा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी सही थे या योगी जी सही हैं? नहीं, वाजपेयी जी अटल बिहारी स्कूल खुले, श्रद्धे स्कूल जी बनाने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। जी योगी जी चाहते हैं गांव से स्कूल समेट लिए जाएं, उनका केंद्रीकरण कर दिया जाए। हाँ। मैं नहीं नहीं केवल दादा सुनिए, निर्णय हाँ वाजपेयी हम बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं। योगी जी हमारे का सही श्रद्धेय है, क्या वाजपेयी जी हमारे गलत है या योगी जी गलत है, ये बता नहीं, दीजिए। हम वही नहीं, ये कोई गलत नहीं थे। श्रद्धेय अटल बिहारी जी ने सर्व शिक्षा अभियान पे बढ़ावा दिया था। हमारी सरकार जो आज की सरकार है तो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हमारे यहाँ बहुत ऐसी कुरीतियां व्याप्त हो गई थी कि बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही थी। अब हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम लॉन्च हो गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये उस सरकार की, जैसे आपकी सरकार में नदियों का बढ़ावा था, उस समय सिंचाई के संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन हो गए, आपकी सरकार ने काम किया, लेकिन उससे बेहतर हम करें। यदि हम पर भरोसा किया है जनता ने तो उससे बेहतर हम करें। तो जैसे हमको लगा कि सड़कों का जाल, तो हमारी सरकार ने सड़कों का जाल जो आज बुन के तैयार किया। तो हर सरकार जो आती है सत्ता में उसका ये उद्देश्य होता है कि मैं देश के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा करूं, देश का हर बच्चा स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, अपने आप को सफोकेट ना महसूस करे। इसलिए उसके लिए जो ट्रस्ट मिड डे मील, बहुत ऐसे परिवार ने गरीबों और लाचारों मजलूमों की जमात की है दादा, बिल्कुल सही आपने की है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि हमने भी ये दिन देखा है कि बहुत लोगों के परिवार से लोग भूखे जाते थे स्कूल, और इस सरकार ने उन लोगों की महती आवश्यकता को देखते हुए राशन फ्री देने का काम किया। आप कहेंगे शिक्षा से भटक के बात कर रहे हैं, लेकिन मैं शिक्षा से भटक के नहीं बात कर रहा हूँ। आप भटक के भी नहीं आ पाएंगे, भोजन का अधिकार कानून हमारी सरकार ने बनाया था। आप भटक भी लेंगे तब भी आप नहीं, हमारे लेकिन नहीं, कानून आपने बनाया लेकिन उसको जमीन पे लाने का कभी काम नहीं किया। वाह वाह, जरा बता नहीं, दीजिए भैया, हमारे जरा हमारे बता बचपन दीजिए में 2014 से पहले पूरे देश में राशन की दुकानें थी नहीं थी? राशन हमारे मिलता था बचपन कि नहीं में मिलता था? हमारे बचपन राशन में के साथ सरकारी साथ गल्ले अशोक की अवस्थी दुकान भी से राशन मिट्टी के का साथ तेल, साथ मिट्टी का शक्कर। तेल और शक्कर भी वाजपेयी मिलती थी। जी, वो वाजपेयी जी खाते हैं हमारे नहीं बचपन में मिट्टी का तेल और शक्कर। वाजपेयी जी हमारे बचपन में राशन की दुकान से, सरकारी राशन की दुकान से मिट्टी का तेल, शक्कर, गेहूं और चावल और नमक सब मिलता था। इस सरकार ने धरातल पे उसको ला करके मिट्टी का तेल खत्म कर दिया, शक्कर खत्म कर दिया
और ये 2 चीजें खत्म कर दिया, 2 रुपया किलो खत्म कर दिया। अगर आप एवरेज जोड़ लीजिए तो जनता नुकसान में चली गई। 2 रुपया किलो तो खत्म कर दिया, लेकिन मिट्टी का तेल और शक्कर कम कर दिया। अगर आप इस 2 रुपया किलो अगर खत्म शिक्षा से कर, हट 2 के बात रुपया कर रहे हो किलो तो वही खत्म बात कर कर दिया, रहा हूँ। लेकिन यूरिया डीएपी ठीक है, पर कितना बढ़ा तो दिया? यूरिया ये 50 सरकार किलो की 45 किलो हो गई, उसको लेने के लिए लाठियां बरस रही हैं। ये सर मैं समझ ये सरकार अपने मुद्दे बिजनेसमैन पे की हैं। सरकार है। कभी आज का जो मेरा मुद्दा है, जी देखिए ये जो मेरा सरकार मुद्दा है ये वो सिर्फ सरकार और सिर्फ बिजनेसमैन एक की विषय सरकार पर है है कि हम और फायदा और नुकसान जोड़ करके ही काम कर रही है। ये नहीं, सरकार मैं चाहूंगा हम बिजनेसमैनों की अपने सरकार मुद्दे है। पर नहीं बटते, इसके लिए हम और भी डिबेट कर सकते हैं, मुझे लेकिन आज का जो मुद्दा है हम उस पर बने रहें। जी हम सिर्फ शिक्षा और शिक्षा नीति क्या मुद्दे पर कवि जी, आचार्य जी क्या हम ये कहना चाहते हैं, कवि जी केवल 1 मिनट, दाम देना, कवि जी केवल क्या 1 मिनट, कवि जी 1 मिनट। मिड डे मील देना, क्या ये बेहतर सुविधा है, या उसके साथ में स्कूलों का कायाकल्प करना, स्कूलों में अच्छा बैठने की व्यवस्था करना, अच्छे टीचर्स को रखना? क्योंकि हम देखते हैं जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ टीचर की सैलरी होती है 10,000 रुपए, और वहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और बन के कुछ आगे निकलते हैं। लेकिन जो वही सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं जिनकी सैलरीज बहुत, तनख्वाह बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ की इन हालात पे हमको चिंतन करना चाहिए। मैं इस विषय में आपको जानना चाहूंगा, आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि हमको आज की डेट में ये स्कूल और ये मर्ज करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा मैं बोलूं? आपने मुझसे पूछा कवि जी? है? प्रमोद जी से, प्रमोद जी, इसके बाद आप देखिए। कवि जी, प्रश्न हमसे था शायद। जी जी। हाँ, ये प्रश्न चूंकि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन निष्कर्ष जब निकाला तो लगा कि हमसे है प्रश्न। तो कृपया जो है प्रश्न दोबारा रिपीट कर दें बड़े ताकि भाई जवाब खाली देने एक में बात आसानी हो। कहना चाहता हूँ, एक जी। बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में स्कूल खुलते देखा है, बंद होते पहली बार देख रहा हूँ। ये आपसे है। मैंने खुलते देखा है, स्कूल बंद होते पहली बार देखा है। लेकिन अगर किसी बात का जवाब दीजिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से, नियम से और कानूनन दीजिए। केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसमें ये मत लेकर के आइएगा। मेरा सवाल ये था प्रमोद जी कि जी जी। मिड डे मील दे देना, किताबें दे देना, क्या ये बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काफी है, या स्कूलों की कायाकल्प करके? आपने एक स्कूल का उदाहरण दिया, पिछले 8 साल से हमारी सरकार है और इस सरकार में अगर एक स्कूल का कायाकल्प हुआ है जिसमें पूरा कंप्यूटराइज हो गया, और इसके अलावा बाकी स्कूल हैं उन पे काम करने के लिए सरकार को और कितना समय चाहिए, या जो वहाँ पे जो मेरे टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह लाखों में है, 80,000, और वही जो अगर हम प्राइवेट स्कूल को देखते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच तनख्वाह है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनके कुछ नैतिकता होती है, उनको एथिक्स होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या स्कूलों की इस तरह से हालत को सही सुधार किया जा सकता था कि अच्छे टीचर्स हम लाए जाएं और उस लेवल की पढ़ाई की जाए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे बढ़ते रहें, जो कॉन्वेंट में है वो सरकारी स्कूलों में आ जाएं? नहीं, एक्चुअली सरकार की जो योजना है मिड डे मील की या निःशुल्क पुस्तकों की, इससे पहले भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी। अन्य सरकारों में भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी। लेकिन आप अगर पीछे मुड़ करके देखें हम लोग, तो कितना किसान या उनके बच्चे भूख से मर जाते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन निःशुल्क उपलब्ध करा दे रही है, तो कम अगर से कम राशन पे जो आप लोग जाएंगे, भूख से मर रहे थे, अगर प्रमोद जी आप राशन पे जाएंगे तो, अगर प्रमोद जी आप राशन पे जाएंगे तो खाद के लिए डंडे चलवा रहे हैं आपकी सरकार। खाद नहीं मिल रही है किसानों को। मैं भी एक काश्तकार भी हूँ। आपकी बात कर रहा हूँ। खाद तो के लिए वो डंडे पर जनता खा रही, खाद नहीं मिल रही है। इसलिए की गई है ताकि कोई भूखा हमारे देश में ना सोए। तो ये बच्चों के साथ लागू है और बड़ों के साथ लागू है। देश में या प्रदेश में कह दें, अगर कुछ लोग गरीब हैं, जो आंकड़ा गरीबों का है, जो प्राथमिक आप विद्यालय में पढ़ते हैं या सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उन्हें निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं ताकि उन पर कोई ऐसा भार ना पड़े
कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएं, ताकि वो पढ़ाई पढ़ सके। दूसरी चीज आ रही है, अभी एक बात आ रही थी कि विद्यालय जो मर्ज किया जा रहा है वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो 2-4-5 किलोमीटर नहीं जाएगा। विद्यालय का मानक है 200 मीटर, और अगर बहुत दूर है तो 500 मीटर। 200 मीटर से 500 मीटर के अंदर रहेगा बिल्कुल सही विद्यालय। आपकी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं पूरी लिस्ट लखीमपुर की दे दूंगा कि 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। अगर आज महिला साक्षरता की दर जो है वो 57% है। अगर आपका ये नियम लागू हो गया तो महिला साक्षरता दर 10% आ जाएगी। लड़कियां सेफ नहीं है आपकी राज में, बीजेपी की राज में लड़कियां सेफ नहीं है। अगर लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगी तो बीजेपी ने खुद कहा है, उनका नारा है कि अपने आप बेटी पढ़ाओ, अपने आप बेटी बचाओ। तो बेटियों को बचाना पड़ेगा हम लोगों को। अपने आप का कुछ नहीं कहा, योगी जी ने साफ कहा है कि यदि आप किसी की बहन बेटी को छेड़ते हैं तो छेड़ने वाला अगला चौराहा क्रॉस नहीं करेगा। ये आपने भी सुना होगा, हम सब लोग सुने, और ये होता तो हाईवे पे देख लिया था। जब कभी ऐसा होता है तो अगला चौराहा शायद क्रॉस नहीं करता है वो। तो ये तो नहीं है कि बेटी अपने आप पढ़ाए। हाँ, ये एक हाईवे पे देखा गया था। हाँ, जो शिक्षा नीति है उसमें एक बहुत बड़ी जो बात सरकार ने सोची विचार किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमको सरकार पे भरोसा भी करना चाहिए कि सरकार जो कुछ करने वाली है तो उसको हम देख लें कि कैसे, और अगर नहीं कर पाएगी तो सब कुछ पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक तो सरकार बदल भी सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन सरकार अगर करना चाहती है अच्छा तो हमें उसका अच्छा साथ देना चाहिए। और यदि कोई प्रश्न बनता है तो हम एज ए जनता प्रश्न पूछने के हकदार हैं, सवाल उठाना भी चाहिए। केवल दलित ओबीसी माइनॉरिटी पढ़ ना पाए, अशिक्षित रह जाए, हर वो बादशाह या हर वो राजा तानाशाह जो होता है वो ये चाहता है कि जनता जो है, जो उसके सपोर्ट की, जो गरीब कुचली नीची दबी दलित शोषित है, वो पढ़ ना पाए। अगर वो पढ़ गई तो समझदार हो जाएगी, अगर समझदार हो जाएगी तो वो तानाशाह को गद्दी पे नहीं रखेगी। तो आज की सरकार ये चाहती है कि दलित ओबीसी समाज और अल्पसंख्यक समाज पढ़ ना पाए, ये जाहिल बना रहे और 5 किलो राशन पे केवल टिका रहे और हमारी जय जयकार लगाता रहे। आप बता दूं, नियम विरोध और कानून के खिलाफ ये काम किया जा रहा है, तानाशाही काम है। और जो आपने 500 मीटर कहा है, जो आपके 28 विद्यालय जो आपके लखीमपुर में है, 28 या 30 जो भी हो रहे हैं, उनकी लिस्ट आप निकाल के देख लीजिए। सबकी दूरी 1 किलोमीटर के ऊपर है, एक विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है, लिस्ट में आप देख लीजिए। और बता दूं कि 200 जो क्या कहते हैं 200-300 मीटर होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने असलियत बोल दी। दूसरी बात, 300 जनसंख्या के हिसाब से एक स्कूल होना चाहिए। आज प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, इस हिसाब से 8 लाख स्कूल होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो अभी हमारे बड़े भाई ने बताया, आपने बताया, आप बड़े भाई ने 1,11,614 बताया, आपने 1,40,000 बताया। तो जनसंख्या के हिसाब से स्कूल वैसे भी बहुत कम है, और उसके बाद में दलित शोषित ओबीसी वंचित गरीब पढ़ ना पाए, उसके लिए आप स्कूल और बंद कर जो है किए दे रहे हैं। अगर मेरी सरकार आई भविष्य में, हमारे माननीय पार्टी के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी का साफ कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करेंगे, संसाधन आवंटन की कमी को दूर करेंगे जो आप लोगों ने कर दिया है, अनुमानित गुणवत्ता लाएंगे और अच्छी बिल्डिंग देंगे, अच्छी कक्षाएं देंगे, स्मार्ट क्लास देंगे, आईसीटी उपकरण देंगे और शैक्षिक सामग्री देंगे और दीपक जी बहुत देर से इंतजार में नियम अनुसार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके प्राइवेट स्कूलों से बेहतर, कन्वेंट स्कूलों से बेहतर यूपी के स्कूल बनाएंगे और दलित शोषित वंचित ओबीसी गरीब गुनी के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ करके, जैसे आज मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया हूँ और वकालत कर रहा हूँ, अपने परिवार को अच्छे से पाल रहा हूँ, ऐसे ही
हर समाज के बच्चे पढ़ करके आएंगे प्राइमरी स्कूल से और अपना परिवार अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे। जी शफीक जी, कुछ आपकी भी बात आ सोचना बुरा नहीं। अब मैं दीपक जी के पास चलना चाहूंगा। दीपक जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी। देखिए, इस विषय पर काफी बात हुई और काफी इससे हटकर, इससे भटक कर भी बातें हुई। हम लोग यहाँ पर कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, एक सकारात्मक चर्चा के लिए आपने बुलाया था तो उस पर बात करना चाहता हूँ। सीधी सी बात यह है कि हमारे देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तमाम प्रयासों के बाद अभी भी अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकार को बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ इस पर प्रयास करना चाहिए और अगर उसकी किसी नीति से जनता का, बच्चों का, विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है तो उस पर उसे पुनर्विचार कर, चर्चा करके, उसका आकलन करके तब आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि संविधान में आ चुका है, शिक्षा का अधिकार कानून बन चुका है। शफीक भाई वकील हैं, उन्होंने तमाम उसके प्रावधानों का जिक्र किया कि 300 की आबादी पर भी स्कूल होना चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए। ये सब चीजें जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया है, वो लोग भी इस देश के जनता द्वारा चुने हुए विद्वान सांसद थे। उन्होंने संसद में बैठकर इस पर चर्चा करने के बाद ये सब प्रस्ताव पास किए, तब उनको अमल में लाया गया। एक तानाशाही नजरिए से आकर के नहीं, ये सब इतनी दूर दूर बैठे हैं, इतने बच्चे कम हैं और अध्यापक कम है। भाई क्यों कम है? मेरा सवाल ये है, अगर अध्यापक कम है, मैंने पहले भी बताया कि लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकार का चुनाव होता है और जनता के लिए कल्याणकारी सरकार जो है उसके लिए जनता का हित ही सर्वोपरि होता है। तो अगर एक गांव में एक विद्यालय है और उसमें 40, 45, 49 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके मौलिक अधिकार नहीं है? क्या वे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो उनको उनके अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? उन्हें उनके उस अधिकार को क्यों? तमाम सारी योजनाओं पर सरकार बड़े बड़े खर्चे कर रही है। सिर्फ राजनीति की बात आ जाएगी, 8-8 हजार करोड़ के विमान आ सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया विदेश यात्राओं पर, निरर्थक विदेश यात्राओं पर खर्च किए जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने शब्द पुनः रिपीट कर रहा हूं, निरर्थक विदेश यात्राओं पर खर्च किए जा रहे हैं। और मैं निरर्थक क्यों कह रहा हूं कि अभी जो पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद जो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस दबाव में कैसे उसको रोका गया और उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए 40 देशों में हमारे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। और उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जो अभी चुनाव हुआ इसका सुरक्षा परिषद का, दीपक जी समय कम है, थोड़ा सा समय का अभाव है। 1992 में 182 वोट पाकिस्तान पा जाता है और हमारे माननीय वैश्विक नेताजी पूरी दुनिया का भ्रमण करके आ गए। अरबों खरबों रुपया देश की जनता की कमाई का उस पर खर्च हो जाता है। कोई देश, एक हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम की घटना के बाद जो आप हुआ, एक भी देश का बयान हमारे देश के समर्थन में नहीं आया। ये समय का अभाव है, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं एक चीज कहना चाहूंगा। नेताओं पर, उनकी सुरक्षा पर, उनकी पेंशन पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन देश के नन्हे मुन्ने नौनिहाल जो कल के भारत का भविष्य हैं, उनके ऊपर एक टीचर बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते। ये विडंबना है इस देश की, ये दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति इस देश में निजीकरण को बढ़ावा देने की है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने की है, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की है। और ये ग्रामीण शिक्षा भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये विद्यालय जो खाली होंगे, यहाँ के अडानी अंबानी के गोदाम बनेंगे? इसके लिए प्राथमिक विद्यालय जो ग्रामीणों को जो खाली कराए जा रहे हैं, इनमें क्या बनाया जाएगा?
क्या इनकी योजना है? दीपक जी समय का अभाव है, समय का अभाव है। मैं एक एक चीज बात कहना दीपक जी, चाहूंगा। एक चीज दीपक जी और एक चीज और बताना चाहता हूँ। कभी भी लास्ट समय थोड़ा रह गया है, मैं 2 मिनट का स्टेटमेंट अपना और जो है एक रिकॉर्ड इसमें करवाना चाह रहा हूँ। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। देखिए, सभी पर यह एक नियम लागू यह हो जाए कि गांव का प्रधान जो बनेगा, वो प्रधान के बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी होगा, और वो भी सरकारी विद्यालय में। पहला, प्रत्येक गांव का अगर प्रधान का अगर बच्चा पढ़ रहा होगा विद्यालय में, तो विद्यालय में वाकई में जो है एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी। 4 बार लिखेगा महीने में कि अगर मैन पावर कम है तो उसके लिए भी लिखेगा, अगर अध्यापक कम है तो उसके लिए भी लिखेगा। गांव के जो भी सक्षम लोग हैं या अधिकारी है, उसके लिए तो ये कर ही दिया जाए कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसके बच्चे को तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक यह नियम शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्यों लागू नहीं होता है? दूसरा, जो शिक्षा अधिकारी है उसके बच्चे क्यों जो है नहीं पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, यहाँ लागू क्यों नहीं होता है अगर वह छोटे बच्चे हैं, अगर पढ़ेंगे? दूसरा, शिक्षा अधिकारी केवल अपने कार्यालय तक ही सीमित रहता है, वह क्यों नहीं जाता है प्रत्येक विद्यालय में खाना खाने के लिए? संडे मंडे के दिन कम से कम मनाए, जाकर के किसी विद्यालय में जाए सोमवार के दिन परिवार सहित पिकनिक मनाने के लिए, और जाए कहे कि भाई हम आएंगे, खाना यहीं का खाएंगे, तो उच्च गुणवत्ता भी पता चलेगी। किसी भी विद्यालय में कभी भी शिक्षा अधिकारी पहुंच सकता है, मंत्री साहब भी कभी किसी विद्यालय में पहुंच सकते हैं, प्रधान साहब भी किसी विद्यालय में कभी पहुंच सकते हैं कि आज खाना प्रधान जी खाएंगे आकर के, और बिना बताए जाए किसी विद्यालय में, उच्च गुणवत्ता पता चल जाएगी। मतलब जानवरों जैसा खाना या तो बंद कर दीजिए और या तो आप दीजिए ही मत। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के कभी बातचीत होती नहीं कि जनगणना होनी चाहिए, जाती है। ये जनगणना क्यों नहीं होती है कि कितने बच्चे सरकारी विद्यालयों में हैं? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका किसी का एक बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो किसी भी पार्टी के लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? और सरकारी अध्यापकों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं होता है? जो 70,000 लेकर के 6,000 वाले टीचर की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी डिग्री पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? मैं यहाँ कह रहा हूं कि डिग्री पर सवाल भी उठने चाहिए। ये समाज सेवी बुद्धिजीवी कहाँ गए? और सबसे लास्ट, बहुत महत्वपूर्ण, पत्रकारों का प्रतिबंध विद्यालय में क्यों लगाया गया कि पत्रकार किसी विद्यालय में नहीं घुस सकता? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्या वहां पर गंदा धंधा होता है क्या? सीधा सीधा सा कौन सा ऐसा गलत काम होता है जो विद्यालय में नहीं जा सकता है? यदि 100 पत्रकार है, 100 पत्रकार कभी भी जाएगा, वहां का पता चलेगा। और प्रत्येक क्लास में कैमरे की मांग करिए, चीजों की मांग करिए जो अच्छी चीजें हैं, जिनसे हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। प्रधान के कंट्रोल में होना चाहिए वो पूरा का पूरा विद्यालय, क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, यह भी होना चाहिए तय, क्योंकि गांव की गवर्नेंस ही प्रधान होता है, प्रधानमंत्री के बराबर है। तो उसकी जो पावर है उसको कम करने के बजाय उसकी क्षमता को बढ़ाइए। पत्रकारों को घुसने की अनुमति दीजिए, नहीं तो कोई भी पत्रकार को जो है थप्पड़ मार देता है और कह देता है हमसे 10,000 मांग रहे थे। क्यों भाई? आप अपने पूरे कैमरे लगाइए ना ऑडियो वीडियो के साथ में अपने विद्यालय के अंदर, कितने लोग पैसा आपसे मांगने आएंगे? जी राइट बात आपकी, बिल्कुल सही। सरकार ने इसी साल एडमिशन की आयु कम कर दिया, जिससे कि 10 लाख एनरोलमेंट कम हो गए, क्योंकि इनको सच्चाई यह है कि सरकार स्कूल चलाना ही नहीं चाहती है, किसी ना किसी कारण बंद करना चाहती है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। आज देश में शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता। अच्छा, एक और बात है, एक खास बात मैं और कर रहा हूं कि जब पता है सभी को 50 से अधिक कम छात्र होंगे तो ही विद्यालय मर्ज होगा, तो हमारा ध्यान विपक्षी पार्टियों का ध्यान यहाँ इस पर क्यों नहीं जाता है? प्रत्येक गांव में जाकर के 50 बच्चे भरपाई करने का प्रयास करें ना। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि आप लोग जो है एक बच्चा तो कम से कम पढ़ाओ इसमें, ताकि 50 बच्चे तो कम से कम पूरे हों। इस पर ध्यान क्यों नहीं होता है? कितनी विपक्षी पार्टियों ने यह पहल की है, कितने विद्यालयों को मर्ज होने से रोका है कि 50 बच्चे कर दीजिए। सरकार तो कर ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगी। जी केशव जी, ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि आज 50 बच्चे का मानक है, हम बढ़ा देंगे तो कल 60 का हो जाएगा, परसों 70 का हो जाएगा। सही बात। उसने आपको बता दिया कि अगर बच्चे 50 से ऊपर हो जाएंगे तो आगे वो इस चीज को बंद कर देंगे। वो तो जितने स्कूल बंद करना है उसी हिसाब से माना भी लिया, समर्थन करते हुए। ठीक है, नहीं लेकिन वर्तमान में एक हल तो है। दूसरा, विद्यालय में शिक्षक बढ़ाने की बातचीत होनी चाहिए। 70,000 का नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, 70,000 का एक शिक्षक जो है उसकी बातचीत होती है।
70,000 के शिक्षक से जनगणना का काम लेना, मतगणना का काम लेना, उसी से वोटिंग का काम लेना, मतलब उसको सरकार ने अपनी आया बना के रखा हुआ है। अगर साल में आप 7-8 लाख रुपए शिक्षक को देते हो तो 10-12 लाख का काम करवा लेते हो। आप जो है मेन पावर अपने लिए इस्तेमाल आपने की है कि अध्यापकों के, अध्यापक का काम है पोलियो पिलाना, अध्यापक का काम है वोटिंग के मतगणना में और उसमें शामिल होना, अध्यापक का काम है क्या जातिगत जनगणना, अध्यापक का काम है क्या कॉपी चेक करना, अध्यापक का क्या काम है भाई? मतलब तय तो हो जाना चाहिए कि सरकार की आया का ही एक आईडी कार्ड बनना बाकी है, बाकी अध्यापक का सिर्फ टप्पा लगा है कि अध्यापक है, सैलरी उठा रहा है, 70,000 ले रहा है और आप कम से कम 10 लोगों की मेन पावर के बराबर उससे काम करवा रहे हो। तो यह सरकारों पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ना। कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई दो राय। धन्यवाद जी आप लोगों का। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना समय दिया यहाँ पर आकर और एक अच्छे माहौल में हमने इस बातचीत को, इस चर्चा को आगे बढ़ाया। और उम्मीद करूंगा मैं अपने दर्शकों को कि उनको भी मेरा ये जो कार्यक्रम है अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द आपके साथ फिर हम किसी चर्चा में शामिल होंगे। तब तक के लिए